डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एसआईआर के विरोध में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को लेकर आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं और पूरे क्षेत्र पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इस रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे और मंच से जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और आयोजन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीज विधेयक को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने एक बार फिर से साफ और दो टूक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी शंकाओं और आशंकाओं का समाधान किए बिना बीज विधेयक को लाना उचित नहीं होगा। उनका कहना है कि किसी भी कानून से पहले किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संजीव बालियान ने स्पष्ट किया है कि यदि विधेयक किसानों के पक्ष में नहीं है तो उसे लाने की कोई मजबूरी नहीं है और उसके बिना भी कृषि व्यवस्था चलाई जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने खुद बीज विधेयक के प्रति महंगाई और उनका गहन अध्ययन करेंगे। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी या फिर किसानों के खिलाफ कोई प्रावधान पाया गया तो वो इस मुद्दे को सीधे कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे। इसके साथ ही संजीव बालियान ने राहुल गांधी के एसआईआर को लेकर किए जा रहे विरोध पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का सीधा सा मतलब है कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है या जिनके नाम फर्जी तरीके से वोट लिस्ट में दर्ज है उनके नाम हटाए जाएं। ऐसे में राहुल गांधी को इसका विरोध क्यों है, ये बात आज तक समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर प्रक्रिया पारदर्शी है और लोकतंत्र को मजबूत करती है तो उस पर सवाल खड़ा करना समझ से परे है। ये बयान उस समय आया है जब संजीव बालियान नगर में आयोजित जिला सहकारी ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बैंक को उपलब्धि की सराहना भी बताई। उन्होंने कहा कि ये यूपी का सबसे बड़ा सहकारी ग्रामीण बैंक है जिसका मुख्यालय मुजफ्फरनगर में स्थित है और ऐसे में बैंक का कुल कारोबार लगभग 2300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये 20 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित करता है। और ऐसे में संजीव बालियान ने कई बड़े बयान दिए और इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर उन्होंने हमला बोला। सबसे बड़ा बैंक है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर कोऑपरेटिव बैंक, करीब 2300 करोड़ का व्यापार, 20 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर बैंक बर्बाद और तबाह हुए हैं वहां मुजफ्फरनगर बैंक रोज तरक्की कर रहा है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, संचालकों को बहुत बधाई। ये बैंक बहुत बड़ा बैंक, किसानों को और काम है, किसानों का बैंक है, किसान इसके मालिक है। भाई मेरी जानकारी में बात नहीं है, बैंकों का मर्जर ये तो होता रहता है, तो कार्रवाई होगी उस पर, हो चुकी होगी, नहीं तो हम करवा देंगे। भाई आपने बताई कोई बात किस समाज से? नहीं भाई, वो मैं आपको बता दूं कुर्मी समाज से हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, 7 बार सांसद रहे हैं। सौभाग्य से हमने भी 10 साल और मंत्री हैं पिछले 4-5 साल से, उनके साथ काम किया। मेरी शुभकामनाएं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा अगला और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। मेरी शुभकामनाएं नए प्रदेश अध्यक्ष। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है और लोनी में फैक्ट्री में छापा मारा गया है। नकली दवाइयां बनाने के कच्चे माल और मशीनें बरामद की गई है। फैक्ट्री मालिक और एक सप्लायर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है और नकली दवाएं बनाकर यूपी सहित उत्तर भारत में लगातार सप्लाई कर रहे थे और स्किन को लेकर ये दवाइयां बनाई जा रही थी और इसको लेकर लगातार पूरे भारत में इसकी सप्लाई की जा रही थी और कार्रवाई के बाद फैक्ट्री फिलहाल सील कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आरोपियों ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। नकली दवाइयां बनाकर उत्तर भारत में सप्लाई किए जा रहे थे और ऐसे में स्किन की यहाँ पर दवाइयां बनाई जा रही थी और लगातार पूरे भारत में इसकी सप्लाई की जा रही थी और ये अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बड़ा छापा मारा है और ऐसे में यहाँ पर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोनी में फैक्ट्री पर यह छापा मारा गया है और इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूपी के मुजफ्फरनगर के स्थित योग साधना आश्रम में शनिवार को उस समय
चर्चा में आया जब हापुड़ के एक मुस्लिम परिवार समेत 6 लोगों ने विधिवत रूप से सनातन धर्म को अपनाया। आश्रम परिषद में आयोजित धर्म अनुष्ठान के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्ध यज्ञ संपन्न कराया गया और सभी को धार्मिक शुद्धिकरण भी किया गया। हापुड़ जनपद निवासी परिवार के मुखिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी पत्नी के साथ गांव के ही एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि उसने कई स्तरों पर शिकायत की, लेकिन कहीं भी कोई न्याय की उम्मीद नजर नहीं आई और इस कठिन समय में सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने उसकी मदद की और सहयोग का भरोसा दिलाया और इसी अनुभव के बाद उसने अपने पूरे परिवार के साथ इस्लाम छोड़कर धर्म यानी कि सनातन धर्म अपनाने का फैसला किया। इसके बाद से परिवार के सभी सदस्यों के नाम परिवर्तित किए गए और इस कार्यक्रम में एक युवती भी शामिल हुई जो अपने साथी के साथ आश्रम पहुंची थी। धार्मिक रीति रिवाज के साथ उसने भी सनातन धर्म स्वीकार किया। युवती का कहना है कि वो काफी समय से सनातन और परंपराओं और त्योहारों और सामाजिक माहौल को देख रही थी जो उसे पसंद आया और उसी से प्रेरित होकर उसने ये निर्णय लिया। आश्रम प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि शुद्ध यज्ञ के दौरान पवित्र नदियों के जल से अचमन और जनेऊ धारण, तिलक और कलावा धारण की धार्मिक प्रक्रिया पूरी कराई जाती है और बीते कुछ सालों में हजारों लोग स्वच्छता से सनातन धर्म में वापसी कर चुके हैं, जिसके चलते ये आश्रम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। यहाँ ये 5 लोग एक परिवार के हैं। उनके साथ बहुत बड़ी प्रताड़ना की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी पत्नी के साथ फुरकान की गई, रेप किया गया। वो प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। गांव के लोगों के साथ उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कोई मदद नहीं की। उल्टी उसके साथ मारपीट की गई, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मुकदमा नहीं करने दिया गया। तब उसने सोशल मीडिया पे बाइट डाली, अपनी वीडियो डाली कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, हिंदू मेरी मदद करे। हमारे कुछ पदाधिकारियों के संपर्क में आए, वहां से मेरे टच में आए और वहां से यहाँ मैं गुरुजी के पास यहाँ लेकर आया, तो आज इनका घर वापसी का कार्यक्रम कराया गया। इस्लाम धर्म में मेरी किसी ने भी सुनवाई नहीं करी, तो मैं सनातनी भाइयों के साथ आया, उनके संपर्क करा मैंने, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और ये कह रहे हैं कि हम आपको इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। सुलेमान नाम है उसका, लड़के का बाप का नाम है कुर्बान, और उसने अब से पहले भी यही काम कर रखे हैं। आप यह रिकॉर्ड देख लेना पुलिस थाने में जा करके। मेरे को अच्छा ही लगी, मेरी घरवाली बोली वरना मैं मर जाऊंगा अगर मुझको इंसाफ नहीं दिलवाया। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा कि इंसाफ तो सनातनी भाई ही दिलवा सकते हैं, इस्लाम वाला कोई इंसाफ नहीं दिलवा सकता। तो मेरे को ये अच्छी बात लगी। यहाँ मतलब अच्छे प्रोटेक्ट मिलती है, लड़कियों को फ्रीडम दी जाती है और मैं काफी टाइम से देख रही हूँ यहाँ मतलब अच्छा होता है। तीज त्योहार पे पहले इस्लाम धर्म में थी, अब हिंदू धर्म में। मतलब बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, लेकिन अच्छा ये लगा कि यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, लड़कियों को फ्रीडम दी जाती है और मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ये इस्लाम मजहब में पीड़ित थे और कुछ दबंगी किस्म के लोग थे। उन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किए और महिलाओं के साथ में बलात्कार किया और पैसे के बलबूते पर वो बचते रहे। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई इनकी रक्षा करने के लिए इस्लाम मजहब के लोग नहीं आए। हिंदू लोग वहां के इनको मदद देते रहे, तो फिर इनको इस्लाम मजहब में गलानी हो गई और इन्होंने इस्लाम मजहब को छोड़ दिया और छोड़ करके सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर आज ये यहाँ आश्रम में आए कि हमें शुद्ध यज्ञ के द्वारा शुद्ध करिए, तो शुद्ध यज्ञ हुआ और शुद्ध यज्ञ में इनको गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू, हमारी चारों जो मां नदियां हैं, उनके पवित्र जल से इनको आचमन कराया गया और इनको जनेऊ धारण कराई गई। भगवान श्री राम जी का, हनुमान जी का पटका इनको धारण कराया गया, हाथ में कलावा बांधा गया और तिलक लगाया गया। यहाँ ये 5 लोग एक परिवार के हैं। उनके साथ बहुत बड़ी प्रताड़ना की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनकी पत्नी के साथ फुरकान की गई, रेप किया गया। वो प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। गांव के लोगों के साथ उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कोई मदद नहीं की। उल्टी उसके साथ मारपीट की गई, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मुकदमा नहीं करने दिया गया। तब उसने सोशल मीडिया पे बाइट डाली, अपनी वीडियो डाली कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, हिंदू मेरी मदद करे। हमारे कुछ पदाधिकारियों के संपर्क में आए, वहां से मेरे टच में आए और वहां से यहाँ मैं गुरुजी के पास यहाँ लेकर आया, तो आज इनका घर वापसी का कार्यक्रम कराया गया।
इस्लाम धर्म में मेरी किसी ने भी सुनवाई नहीं करी। तो मैं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बता दें दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जो एक्यूआई है वो 460 से 499 तक पहुंच गए हैं और ऐसे में प्रदूषण पर लगातार लोगों पर प्रदूषण का मार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अब ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे से विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है और ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में कुछ समय की मामूली राहत के बाद से एक बार फिर से हवा जो है वो बेहद ही खराब हो गई है, जहरीली हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज दिल्ली का औसतम जो एक्यूआई है वो बेहद ही खराब है, यानी कि 460 एक्यूआई दर्ज किया गया है, जबकि राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई जो है वो 499 तक पहुंच गया है। रोहनी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक्यूआई जो है वो 499 है। आनंद विहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 490 है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं, अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां ठंड बढ़ रही है, कोहरे की मार पड़ रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ अरबाज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर प्रदूषण है तो दूसरी तरफ कोहरे की चादर छाई हुई है। क्या कुछ अपडेट है अरबाज? और बिल्कुल देखिए अनीता, बात करूं कल की तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 455 जो कि एक्यूआई था और आज की बात करूं तो 460 की श्रेणी खराब हो चुकी है। हवा इतनी खराब है कि अगर 400 तक भी रहे तो बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन 460 और 455 बहुत ज्यादा श्रेणी खराब हो चुकी है। नंबर 1 रहा है कल देश में नोएडा एक्यूआई के प्रदूषण के मामले में नंबर 1 रहा है। वहीं गाजियाबाद की बात करूं या लोनी की बात करूं, सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला है। दिल्ली की बात करूं, राजधानी की बात करूं तो कहीं ना कहीं ग्रैब 3 के साथ साथ ग्रैब 4 भी लगा दिया गया है। वहीं नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण 125 में, सेक्टर 101 में और नॉलेज पार्क के कई इलाकों में देखने को मिला है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर फैक्ट्रियां हैं, जहां पर कंपनियां हैं या जहां पर कॉलेजेस हैं। तो माना जा सकता है जो प्रदूषण इस वक्त फैल रहा है वो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को कर रहा है। जी, ऐसे में ग्रैब 4 लागू हो गया है, रात से ही ये ग्रैब 4 लागू हुआ है, तो क्या अब लग रहा है कि जो काम करने वाले वर्किंग लोग हैं उनको लेकर वर्क फ्रॉम होम होगा फिर से? अब बिल्कुल देखिए अनीता, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कंपनियां या कॉलेज वगैरह कुछ ऐसी चीजें जो कि ऑफिस का काम करते हैं वो लोग खुद अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोई ऑफिस वगैरह उनको नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो 11 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जो हवा चल रही है उत्तर पश्चिमी की, वो बहुत धीमी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण के कण है वो हवा में फैल रहे हैं। और ये प्रदूषण के साथ साथ जो कोहरे और ठंड ने दस्तक दिए, तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना एक आम आदमी को करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषण नोएडा में देखने को मिला है और नोएडा के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सांस लेना बद से बदतर हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हम कह सकते हैं कि ठंड की मार देखने को मिल रही है तो इसके लिए अलाव जलाना ही पड़ेगा, तो उसको लेकर सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं अरबाज? देखिए अभी तक कोई इंतजामात नहीं हो पाए हैं। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कुछ दिन पहले पता चला था कि कहीं ना कहीं वो एक अलाव न जलाए, लकड़ियां न जलाए, इसलिए जो कि वहाँ की सीएम है ऋतु गुप्ता, उन्होंने आदेश किए थे कि हम सभी को हीटर गिफ्ट करेंगे, हीटर दान करेंगे। तो वही यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा खराब दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, जो सड़कों पर बैठने वाले लोग हैं, जो दुकानों पर बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं आग का ही, ठंड में आग का ही प्रयोग लकड़ी जलाकर करते हैं और अपने आप को बचाव करते हैं, तो ठंड से बचाव करते हैं। तो माना जा सकता है कि आने वाला जो वक्त है और भी ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि जो कि ये प्रदूषण है, प्रदूषण इतना खराब है, हवा इतनी खराब है, इसके जो प्रदूषण के जो कण है वो हवा में फैल रहे हैं और उस सांस के जरिए हमारे अंदर तक जा रहे हैं। जी, और ऐसे में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, इमारतें बन रही है, उसको भी रोकने के लिए सरकार ने मना किया है कि वो भी नहीं बनेगा। स्कूलों को बंद करने के लिए सरकार ने कहा है, तो क्या धरातल पर लग रहा है कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसका काम रोका गया है अरबाज?
देखिए कई जगहों पर निर्माणाधीन जो बिल्डिंगें बन रही थी वहां पर कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि शुरू से ही आदेश दिया जा रहा था कि जो भी निर्माणाधीन बिल्डिंग है उन पर ग्रीन कारपेट लगाकर, ग्रीन चादर लगाकर काम किया जाए। कई लाखों का जुर्माना भी लगाया गया है। टीम 11 लोगों की टीम भी बनाई गई थी जो चौराहों पर जा रही थी, जहां पर अवैध तरीके से बिल्डिंगें बन रही थी या निर्माणाधीन बिल्डिंग खुले में बनाई जा रही, जिनसे धूल उड़ रही थी। और तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कार्य तो हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई है, उसको मैं आपको बता दूं कि 18 दिसंबर तक यही हालात अभी तक रहने वाले हैं। और हो सकता है कि प्रदूषण का जो एक्वाई है वो लगातार बढ़ता नजर आएगा। जी ऐसे में अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य एडवाइजरी की बात करूं, तो बच्चों को स्कूल जाने में, गर्भवती जो महिलाएं हैं या फिर जो सांस संबंधित जो मरीज है, उनको लेकर क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है अरबाज? देखिए मौसम विभाग ने स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते बताया है कि आप जब घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, अपनी आंखों को धोते रहे। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने वाले लोग हैं वो मास्क लगाकर कैसे रह सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा घर पे रहने के लिए कहा है। वही बात की जाए बच्चों की, स्कूल के बच्चे हैं जो हमने टीचरों से बात की थी, अध्यापकों से बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की छुट्टी नहीं है, लेकिन दिल्ली में है लेकिन यूपी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो बच्चे हैं जिनका लंच का वक्त होता है, बच्चे बाहर खेलते हैं, घूमते हैं, तो उनको रोक लिया गया है और क्लास में ज्यादातर बच्चों को रहने का आदेश दिया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरबाज। बता दें कि दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसको देखते हुए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, मास्क पहनने की सलाह दी गई है। बुजुर्ग महिलाओं के साथ साथ गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के मुजफ्फरनगर से। बता दें कि युवक की हत्या में इनामी पत्नी गिरफ्तार की गई है और दिल्ली से दबोची गई है 20,000 की वांछित आरोपी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार को पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जब पति की हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रही 20,000 रुपए की इनामी महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला को दिल्ली से हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला छपरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ महीने पहले दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 के पास एक अज्ञात युवक का गोली लगा शव बरामद हुआ और जांच के दौरान शव को पहचान मेरठ निवासी एक व्यक्ति के रूप में हुई। और इस सनसनीखेज हत्या के खुलासे के बाद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन इस मामले की मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी लगातार फरार चल रही थी। आरोपी महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला के एक युवक के साथ अवैध संबंध थे, जिसका उसने पति लगातार विरोध कर रहा था और इसी बात से नाराज होकर महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या की योजना बनाई। हत्या के बाद से शव को मुजफ्फरनगर क्षेत्र में लाकर ठिकाने लगाया गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में छपरा थाना पुलिस ने इस हत्याकांड में वांछित चल रही महिला आरोपी को फिलहाल दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी महोदय के निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में छपरा थाना पुलिस द्वारा हत्या की अभियुक्ता सुमाइला को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ये अवगत कराना है कि सुमाइला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सलमान की गोली मारकर हत्या करने में शामिल रही है और इसके ऊपर 20,000 का एसएसपी महोदय द्वारा पुरस्कार भी घोषित था और इसमें पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका था और अब महिला को गिरफ्तार करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एसएसपी महोदय के निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में छपरा थाना पुलिस द्वारा हत्या की अभियुक्ता सुमाइला को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में थाना समाधान दिवस के अवसर पर एडीजी भानु भास्कर जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावित निस्तारण के निर्देश भी दिए। समाधान दिवस की कार्रवाई के उपरांत एडीजी ने खतौली कोतवाली का निरीक्षण भी किया और थाने की व्यवस्था, अभिलेख और साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली की बारीकी से समीक्षा की और इस दौरान समाधान दिवस पर आए सभी की समस्याएं उन्होंने सुनी और साथ ही जल्द निस्तारण के आदेश भी दिए।
संपूर्ण समाधान दिवस में सभी वरिष्ठ अधिकारी 1 से 2 थाने पे जाके जरूर देखते हैं कि जनता के जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे हो रही और उसकी गुणवत्ता कैसी। तो उसी क्रम में आज हम लोग खतौली में आए हैं, मुजफ्फरनगर जनपद में। यहाँ पे एसपी सिटी साहब भी मौजूद हैं, सत्यनारायण साहब, हमारे सीओ साहब मौजूद हैं, थाना प्रभारी भी मौजूद हैं। तो उसी संदर्भ में हम लोग आके थाने में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, उसके अनावरण के में भी जो प्रयास हो रहे हैं और उसको भी समीक्षा करने आया गया है। इसके साथ थाने के रखरखाव पर भी समीक्षा किया गया है। साथ में IGRS में माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ में, DGP संदर्भ में जितने शिकायत आए हैं उनकी कैसी निस्तारण हो रही है उस संबंध में भी समीक्षा किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हर एक संपूर्ण समाधान दिवस में 1 से 2 थाने पे जरूर जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग अलग अलग थाने पे जाते हैं और ज़्यादातर ये औचक निरीक्षण होता है, इसमें बिना बताए ही जाया जाता है। संपूर्ण समाधान सुबह से ही घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित नजर आया। कोहरे की तीव्रता इतनी अधिक रही कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दृश्यता बेहद ही कम होने की वजह से वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ा और खास तौर पर बुलंदशहर के क्षेत्र में कोहरे का असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर सड़कें धुंध में पूरी तरह से ढकी रही और कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पूरी तरह से गाड़ियां चलाई और ऐसे में जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही कम है। सिकंदराबाद पुलिस की कार लुटेरों से मुठभेड़ हो गई है और गोली लगने से लुटेरे घायल हो गए और ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर जनपद में सिकंदराबाद पुलिस और कार लुटेरों के बीच ये देर रात मुठभेड़ हुई है और चेकिंग अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई और इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई सामान है वो बरामद किए हैं और पुलिस जांच में सामने आया कि घायल लुटेरा नवनीत जो था वो लूट की एक वारदात के दौरान हत्या की घटना को भी अंजाम दे चुका था और दोनों आरोपियों पर लूट और कार चोरी से जुड़े करीब 1.5 दर्जन मुकदमे बताए जा रहे हैं और मौके से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद की है। कार्रवाई के बाद से इलाके में पुलिस सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आज दिनांक 13 दिसंबर की देर रात्रि को थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा गुलावटी अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो गाड़ी जो है वो काबरा रोड की तरफ भागने लगी। पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो कोहरे में ये गाड़ी जाके पेड़ से टकरा गई। पुलिस अपने आप को गिरता हुआ देख इसमें बैठे जो 2 बदमाश थे इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है तथा दूसरे बदमाश को यहाँ मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान नवनीत चिकारा एवं मनीष के रूप में हुई है। ये दोनों व्यक्ति प्रतापपुर के रहने वाले हैं। हाल पता इनका थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर का है। ये जो 2 व्यक्ति हैं ये शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये अंतर्राज्यीय लुटेरे हैं। इनके विरुद्ध दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत से लेके बुलंदशहर में 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। ये इसमें जो व्यक्ति नवनीत है जिसके पैर में गोली लगी है ये एक आदतन अपराधी है। इसके द्वारा शराब पीने के बाद इस तरह की गाड़ी लूटने की घटना पहले भी की जा चुकी है तथा ये ऐसी घटनाओं को शौकिया रूप से अंजाम देता है। पूर्व में इसके द्वारा एक गाड़ी को लूट के उसके ड्राइवर की हत्या भी कर दी गई थी और शव को जो है नहर में फेंक दिया गया था। आज दिनांक 13 दिसंबर की देर रात्रि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।